मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हिन्दी भाषा अभियानी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रमन पाण्डे। उहाँ विगत 33-34 वर्षदेखि हिन्दी मात्र बोल्ने एकमात्र मधेसवादी नेता हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ नि कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी तपाईँ खास गरी नेपाल, भारत र चीन हाम्रा छिमेकी मित्रहरूका विषयमा बढी तपाईँ अलि चासो राख्नुहुन्छ र बेला बखतमा उठेका विषयहरूमा तपाईँ आफ्नो धारणाहरू राख्नुहुन्छ। अहिले हालै जसरी अब नेपाल भारत बिचको व्यापार सम्बन्धका विषयमा हाम्रा अर्का छिमेकी चीनका राजदूतले जुन किसिमको एउटा अभिव्यक्ति दियो त्यसको व्यापक अहिले आलोचना पनि भइरहेको छ। खास गरी त्यो चीनिया राजदूतको अभिव्यक्ति जुन नेपाल भारत व्यापार सम्बन्धमा थियो, यसबारे उहाँको अभिव्यक्तिबारे तपाईँको के छ धारणा? सबसे पहले तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का यह अवसर है। इस अवसर पर तमाम भक्त अनुरागियों को, धर्मावलंबियों को शुभकामना देना चाहूँगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप एक ऐसा राष्ट्र का नाम ले लिए जो राष्ट्र कहीं से धर्म कर्म से संबंध ही नहीं रखता है। अनावश्यक फजूल की बात करना उनकी नियति होती है। आपने सही कहा कि नेपाल भारत के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है, जो जनस्तर का संबंध है, इसके बीच में एक पड़ोसी के नाते टपक जाना यह इंगित करता है कि नेपाल के लोग अपने स्वविवेक से नेपाल की राजनीति जैसे कर ही न रहे। चीनी राजदूतावास से राजदूत स्वयं का यह अभिव्यक्ति आना कि नेपाल भारत के बीच जो बिजली का व्यापार है, विद्युत का व्यापार है, वह नेपाल से जो बिजली भारत को बेची गई वह शुल्क कम प्राप्त हुआ और भारत अधिक रुपया लेकर चला गया। इन सूक्ष्म विषयों पर इनको प्रवेश कहीं से भी नहीं करना था। यह स्पष्ट इंगित करता है जो यह राजदूतावास की एक मर्यादा होती है साहब, उस मर्यादा के परे का बात उनके द्वारा किया गया है। नेपाल भारत के बीच जो जनस्तर का संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, जो धार्मिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, इस संबंध को बिगाड़ने के लिए, इस संबंध में एक विष घोलने के लिए ऐसी अभिव्यक्ति, आधिकारिक अभिव्यक्ति दी गई है। क्या चीनी राजदूतावास को यह लगता है कि वे हमारे गुरु बैठे हुए हैं, वे हमारे शिक्षक बैठे हुए हैं और हमको उनसे ट्यूशन लेने की जरूरत है? मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा विषम और विकट परिस्थिति नेपाल के पास जब कभी भी आया होगा तो भारत एक मित्र के भांति, एक बड़ा भाई के भांति, एक सच्चा पड़ोसी के भांति, एक निस्वार्थ मददगार के भांति नेपाल के मामला में खड़ा रहा। कभी भी किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत ने नेपाल को नहीं देखा और नेपाल ने भारत को नहीं देखा। यह विशुद्ध एक भाईचारे की संबंध है और इस भाईचारे के संबंध में ऐसा अभिव्यक्ति आना घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है। इस व्यापार के मामले में यह दूतावास है, या मुझे तो यह लगता है कि आज स्पष्ट हो गया ना। इतने दिनों तक लोग कहते थे, यहाँ के लोग, काठमांडू के खासकर नस्लीय सोच के लोग हर विषय पर भारत को दोष देते थे। भारत आज तक नेपाल के व्यक्तिगत मामले में कहीं भी नहीं बोला होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अनावश्यक चाइना के दूतावास से टिप्पणी, इस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी, यह साबित करता है साहब कि यह राजदूतावास नहीं होके चीन यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी कार्यालय खोल के रखा है और वह उस राजनीतिक पार्टी के संचालक चीनी राजदूत महोदय, उनको कहीं से शोभा नहीं देता है। इस तरह के राजदूत को यहाँ 1 मिनट नेपाल में रहने की उनका नैतिक धरातल नहीं बनता है। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि इस तरह के राजदूत को
चीनी सरकार अविलंब फिरता करे, या तो इससे साबित होता है कि राजदूत महोदय, और ऐसे भी राजदूत का कुछ बोलना चीन सरकार का बोलना माना जाएगा। भनेपछि तो यो चिनिया राजदूतको यो अभिव्यक्ति चीन सरकारको आधिकारिक धारणा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। बिल्कुल, राजदूत महोदय से कोई विषय आना वो चीन का आधिकारिक धारणा है। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि यह चीनी दूतावास नहीं, नेपाल में चीन का ऐसा प्रतीत होता है कि एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय। तो ये राजनीतिक पार्टी का काम कोई दूतावास करे, यह एक सार्वभौम सत्ता संपन्न नेपाल के लिए कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य विषय नहीं है। यह घोर आपत्तिजनक विषय है, घोर निंदनीय विषय है। यह नेपाल के आंतरिक मामला में चाइना का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह भर्त्सना योग्य कदम है। ऐसे राजदूत को अविलंब यहाँ से फिरता जाना चाहिए और नेपाल सरकार को इस पर स्पष्ट संज्ञान अविलंब लेना चाहिए। हजुर, तर खास गरी यस विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अथवा कुनै पनि राजनीतिक दलको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन। दलहरूले मौन समर्थन गरिरहेको छ, केही नेताहरूले आवाज उठाउनु भएको छ, संसदमा पनि आवाज उठ्दैछ, तर आधिकारिक धारणा कुनै पनि दलले दिन सकेको छैन। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी खास कंट्री का होमवर्क लेके काम करेंगे, अपने को बंधकी रख के काम करेंगे, अपने को बंधन में रख के काम करेंगे, तो आपकी नजर झुकी हुई रहेगी। यहाँ के राज्य सत्ता के अधिकांश संचालक लोग चीन के द्वारा इस तरह से गाइडेड है ना कि सच्चाई को जनता के समक्ष, आम नागरिक के समक्ष रख नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको पुनः स्मरण दिलाऊं कि जिस नक्शा का बात इन्होंने बड़बोलापन में किया था, वही लिपुआ धारा, लिपू लेक, काला पानी की बात उठी थी, जहां कहीं से भी नेपाली सैनिक का उपस्थिति नहीं है और अपने मन से इन लोगों ने एक नक्शा पारित कर लिया। यह बात 77 विक्रम संवत 2077 की है शायद। प्रदीप ग्यावाली जी विदेश मंत्री थे कम्युनिस्ट पार्टी के, केपी ओली जी के। प्रदीप ग्यावाली जी विदेश मंत्री थे। आज स्पष्ट हो गई ना, आज स्पष्ट हो गई हाउस के अंदर में कि उस नक्शा को इन लोगों ने दुनिया के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया, उसको अपने निजी पॉकेट में छुपा के रख लिया गया। और यहाँ पर क्या किया गया कि उग्र राष्ट्रवाद के तहत ये भूमि भी हमारी, ये भूमि भी हमारी, ये भूमि भी हमारी, ऐसा एक नारा लगा के वोट कलेक्शन का काम किया, उग्र राष्ट्रीयता को स्थापित करने का काम किया और उस नक्शा को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणाम क्या हुआ? तो उस नक्शा की बात तो आप छोड़ ही दें, कहाँ गई वो ग्रेटर वाली नक्शा और कहाँ गई जो बड़बोलापन में अपने कार्यालय में पीठ के पीछे लगा के सजा के बादशाह की तरह बैठे थे, उनकी हकीकत क्या हुई है तो पता ही है, बिना होमवर्क का। साथ परिणाम यह आया कि अभी जो चाइना ने अपना नक्शा जारी किया है, जबरदस्ती ऐसी नक्शा जारी हुई है कि नेपाल का सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को चाइना ने अपने नक्शा में दिखा दिया है। यह छुपी हुई बात है। सैकड़ों हेक्टेयर भूमि, रसुआ से लेके 2-3 जिला में आप देखेंगे, हुमला, जुमला, रसुआ इत्यादि भूमि में, केरुंग के साइड से बहुत सारा नेपाल का भूमि आपको उसने अपने नक्शा में दिखा दिया है ऐसा प्रमाण जो नेपाल का 1 इंच भी भूमि भारत ने कभी अपने नक्शा में दिखाया हो? लेकिन आज चाइना ने प्रत्यक्ष नेपाली भूमि अपने नक्शा में दिखा दिया और आज दिखाया है। इससे पहले का उदाहरण और प्रत्यक्ष प्रमाण हाजिर है कि रुई गांव से लेकर के माउंट एवरेस्ट, सागर माथा के उत्तरी छोर, उन तमाम भूमि को तो चाइना पहले कब्जा ही कर चुका है। और आज क्या करता है? तो नया नक्शा जारी किया है और उस नया नक्शा में भारत का अरुणाचल प्रदेश से लेकर नेपाल का ही भूमि, सभी भूमि को अपने में, तो मैं आपको स्पष्ट कहूं कि सौभाग्यशाली है नेपाल की भूमि और नेपाल का जनता और नेपाल के नागरिक, जो हमारा दक्षिण का मित्र राष्ट्र, दक्षिण का पड़ोसी राष्ट्र, दक्षिण का हमारा पूर्वज राष्ट्र,
दक्षिण का हमारा रिश्तेदार राष्ट्र भारत एक ऐसा सशक्त राष्ट्र है जो अभी विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने को तैयार है। वह यदि नहीं होता, भारत की यदि डर चाइना को नहीं होती, तो इस नेपाल भूमि को तो कब कब का वो लपेट सपेट के अपने में, उस तरह से जैसे तिब्बत को उसने बालात जबरदस्ती कब्जा कर लिया। यहाँ आप सुनेंगे इस भूमि पर नेपाल एक चीन के नीति पर चल रही है। आज तक हमको समझ में नहीं आया कि एक चीन का नीति क्या होता है। मैं तो यहां तक कहता हूं, चीन के इस तरह की तमाम षड्यंत्र को देखने के बाद, कि दुनिया में यदि लोकतंत्र जिंदा है, दुनिया के अंदर यदि लोकतांत्रिक राष्ट्रों की बोलबाला है, तो तिब्बत के पक्ष में, जो तिब्बत की भूमि चाइना के द्वारा अतिक्रमित है, उस तिब्बत के पक्ष में दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक राष्ट्र को एकजुट होकर आवाज बुलंद करना चाहिए। तब जाके इन चीनी विस्तारवादियों को कुछ समझ में आवेगा। जिस तरह से लोग विस्तार करते जा रहे हैं कागजी नक्शा में, कि नेपाल की हजारों हेक्टेयर भूमि इनकी हो गई, भारत का अरुणाचल प्रदेश इनका हो गया, एक तरह से दुनिया भर के सभ्य समाज के अंदर में ऐसा एक विष घोलने का काम चीनी सरकार के द्वारा हो रहा है कि जिसको आज का सभ्य विश्व बर्दाश्त करने के अवस्था में नहीं है। तो मैं निवेदन करूं कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत हमारे दक्षिण में, जिसको हम लोग कहते हैं कि वह अपने आप में विविधताओं का दर्पण है, भारत अपने आप में विविधताओं का दर्पण है, एकता का मूर्त है, लोकतंत्र का मंदिर है भारत। और उस कंट्री के भूमि को भी चाइना यह हिम्मत कर रहा है आज के दुनिया में, जिस भारत का चंद्रयान आज चंद्रमा में उतर गया, कि अपने नक्शा में दिखाने का। नेपाल का तो दिखा ही चुका, और नेपाल के भूमि पर इसका पुरजोर विरोध नहीं होना यह इंगित करता है, मैं पुनः लौट के आऊं, कि यहाँ के अधिकांश नेतागण चीन की गुलामी करते नजर आ रहे हैं। इस गुलामी से नेपाल की सार्वभौमिकता की रक्षा नहीं होगी, इसका विरोध होना चाहिए। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चाइनीज राजदूतावास को इस तरह का अभिव्यक्ति के लिए उनको आत्म आलोचना करना चाहिए। कहीं से कोई अधिकार नहीं बनता है कि नेपाल भारत के बीच के विशिष्ट संबंध में चाइना अपना हस्तक्षेप करे। यह हमारी आंतरिक व्यापार का मामला है। जिस वक्त में नेपाल में लोड शेडिंग चल रहा था, यदि भारत का साथ सहयोग नहीं होता ना, तो नेपाल 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा अंधेरा में बिता रहा था। किसने साथ दिया था? और आज जब हम बिजली बना रहे हैं तो उसको खरीदने वाला कौन है? अभी अभी आपने देखा है ना कि भारत सरकार मंत्रिपरिषद, मोदी जी की मंत्रिपरिषद ने 10,000 मेगावाट खरीदने के लिए अभी मंत्रिपरिषद से पास किया गया है। तो यह मदद नहीं है तो क्या है साहब? आप कहाँ बेचेंगे? हम कहाँ बेचेंगे? तो नेपाल कैसे सबल हो, नेपाल कैसे सक्षम हो, नेपाल कैसे मजबूत हो, इसके लिए भारत सरकार हमेशा से चिंतित रही है, हमेशा से चिंतित है। और हम जानते हैं कि हमारा कौन कितना हितैषी है, इसकी ज्ञान नेपाल के लोगों को अच्छी तरह से है। अब यह खोखला राष्ट्रीयता, खोखला राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद अपना भूमि गंवा के, अपना सीमा गंवा के, कुछ नेताओं का, चंद नेताओं का तो पेट भरता है, चंद नेताओं के बाल बच्चा परिवार तो पाले जाते हैं, परंतु नेपाल का क्षति करवा के, नेपाल का भूमि अतिक्रमित करवा के, यदि आज इस अवस्था में भी नेपाल की भूमि चाइना के द्वारा लूटी जाए और फिर भी चाइना का विरोध नहीं हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नेपाल और नेपालियों के लिए कुछ भी नहीं होगा। नेपाली जनता को सचेत होना चाहिए। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये नेता नेपाल से लेके, दुबई से लेके सिंगापुर तक अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं। दुर्दशा हम नेपालियों का होना तय है। हजुर, खास गरी राजदूतको, चिनिया राजदूतको ती अभिव्यक्तिकै विषयमा सरकारले कुनै कदम लिन सक्छ? अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। के देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो राजदूतसँग सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने अथवा यस विषयमा चासो राख्छ हाम्रो सरकारले? रखना चाहिए ना।
करना चाहिए ना, रखना चाहिए, करना चाहिए। यदि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो असक्षम है, असक्षम है ना, यह असक्षमता का प्रतीक हुआ ना कि हमारे ही भूमि में कोई हमको कोई ट्यूशन दे, हमको कोई ट्यूशन दे, हमको कोई गुरु के भूमिका में हमको विद्यार्थी समझे, और फिर भी हम उनसे यह नहीं पूछ पाए कि आप हमारे अच्छे संबंध को बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं, आपको यह अधिकार किसने दिया। तो यह या तो दुर्भाग्य है या तो हमारी कमजोरी है। हजुर। तो इस दुर्भाग्य को पैदा करने का, इस कमजोरी में जीने का अधिकार नागरिक ने इन नेताओं को नहीं दिया है। हजुर। अब जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको पनि तयारी हुँदैछ, यही बेला अब चीनका राजदूतले यस्तो नेपाल भारत बिचको व्यापार सम्बन्धका विषयमा अभिव्यक्ति दियो। त्यही बिचमा अब नक्सा पनि जारी गर्यो, जसमा जुन लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुराहरू समेटिएको नक्सा त्यसले मान्यता पनि दिएको छैन र उल्टै नेपालका केही भूमिहरू पनि मिचेको तपाईँले भन्नुभयो। उहाँको भ्रमण कस्तो रहला, खास गरी एजेन्डाहरू के बन्न सक्छ? भ्रमण तो ठीक है, भ्रमण तो होते रहना चाहिए। दुनिया आज कहीं भी दुनिया में एक दूसरे से वार्तालाप, भारत भी गए थे, बहुत ही सौहार्दपूर्ण भ्रमण करके प्रचंड जी भारत से लौटे। जो रिश्ता हमारा परंपरागत रिश्ता है उसको और मजबूत करके लौटे। चाइना भी जाना चाहिए, ठीक है, परंतु इनको स्पष्टीकरण पूछ के जाना चाहिए था ना, जाके पूछेंगे ऐसा तो नहीं होता है ना। घटना आज घटती है और जब जाएंगे तब आप पूछेंगे और बात करेंगे, यह तर्क नहीं बनता है। घटना आज घटी है, चाइनीज राजदूतावास जो एक पार्टी कार्यालय के जैसे नेपाल में काम कर रही है, जो पिछला अभिव्यक्ति जो साबित किया कि वह राजदूतावास कम और पार्टी कार्यालय अधिक है, तो पूछना चाहिए ना कि आप दो राष्ट्र के आंतरिक मामले में क्यों दखल दे रहे हैं, किस अधिकार से दखल दे रहे हैं। तो यह पूछना चाहिए, यह पूछना चाहिए। यदि नहीं पूछते हैं तो यह कहने में कोई गुरेज हमें नहीं होना चाहिए, यह हर्ज नहीं है कि इनका कोई निजी विशेष संबंध होगा इन लोगों का। हम तो पहले से आपको कई बार बोले हैं कि कम्युनिस्टों का एक अपना चाल चलन चेहरा है, अपना चरित्र है। इन लोगों का गुरुस्थान, अधिकांशों का गुरुस्थान चाइना होता है। तो किस कारण से नेपाली जनता के, नेपाली भूमि को, नेपाल के जनता को, और सबसे ऊपर की बात नेपाल के लोगों के स्वाभिमान को बंधक बनाए हुए हैं और नहीं पूछते हैं, तो इसका मतलब है इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिली भगत है, कोई ना कोई मिली भगत है। आज प्रचंड जी का ही सवाल नहीं ना है, मैंने अभी निवेदन किया ना कि प्रदीप ग्यावाली जब यहाँ के विदेश मंत्री थे, कम्युनिस्टों की सरकार थी, केपी ओली जी के विदेश मंत्री थे, तो उस वक्त जो नक्शा जारी हुआ, उस नक्शा को दुनिया के सामने प्रस्तुत इन्होंने नहीं किया था। इनको पता था कि हम गलत कर रहे हैं, इनको पता था कि हम गलत कर रहे हैं। कहीं से भी विश्व जगत उस नक्शा को अपनाने के पक्ष में नहीं होगा। तो आज खोजी हो रहा है विदेश मंत्रालय में कि जिसको चुच्चे नक्शा नेपाल में कहते हैं, वो चुच्चे नक्शा कहीं भी मिल नहीं रहा विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड में। तो क्या है इसका अर्थ? आपने नेपाल की जनता को बेवकूफ़ समझा था, मूर्ख समझा था, जो 77 में नेपाल के संसद से, नेपाल के हाउस से वह अपने मनोगत तरीके से पास कर लेते हैं। आप लिपुआधुरा, काला पानी, क्या क्या करके पास कर लेते हैं और उसकी कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। और उल्टे दोष आज तक आप भारत को देते आ गए, उल्टे दोष भारत को देते आ गए, जिस दोष को देने का कोई कारण ही नहीं बनता था, और वह रिकॉर्ड कहीं नहीं है, वो रिकॉर्ड आपके पॉकेट में चला गया। तो एक तो वह पास करना गलत 77 में, एक तो वह पास करना गलत, ठीक है, आपने पास किया तो पास किया, तो वह रिकॉर्ड कहाँ है? आपके पॉकेट में चली गई। यदि पॉकेट में चली गई तो नेपाल के जनता के भावना से इस देश के नेताओं ने खिलवाड़ किया। 77 में जो नक्शा पास किया आपने, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? आज रिकॉर्ड खोजी हो रहा है, कल हाउस में बात उठी थी, तो वो रिकॉर्ड गायब है। तो वो रिकॉर्ड गायब है, आपने दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत नहीं किया। चाइना कहती हमको जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, ना भारत को जानकारी है, ना आपको जानकारी है, आपके पॉकेट में चला गया, उसको आपने रख लिया। इसका अर्थ है कि आपने नेपाल के लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ किया है। तो भावना के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार इन नेताओं को किसने दिया साहब? क्या समझते हैं लोग? नेपाल राष्ट्र क्या फुटबॉल का गेंद है जिसको जिधर मन हो इस पोल से उस पोल और उस पोल से उस पोल आप उड़ाते चलो और उसका रिकॉर्ड मंत्रालय से गायब करो? क्या प्रदीप ग्यावाली को कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहिए?
सारे हाउस के लोगों के भावना के साथ आपने खिलवाड़ किया, 3 करोड़ नेपाली जनता के भावना के साथ आपने खिलवाड़ किया है। और जिसकी विषय ही नहीं बनती थी, जिस भूमि का बिना मतलब का नेपाली लोगों का ध्यान उधर आकर्षित किया, और आज आके साबित हो गया कि वह भूमि ना आपकी, न उसकी, न उसकी। अब लीजिए कहाँ चली गई। और उलट सैकड़ों एकड़ भूमि चाइना अपने अंदर दिखा दिया, और जो कब्जा करना था कर लिया, और आप बस उप से चुप भला। हजुर, अब जसरी भारतको संसद भवनमा जुन अब भारतवर्ष भनेर एउटा नक्सा सार्वजनिक भएको थियो, त्यसमा नेपालका केही ठाउँहरू त्यसमा त्यो नक्सामा देखाइएको भनेर यहाँ ठुलो विरोध भएको थियो। तर अहिले चीनको एउटा नयाँ नक्सा जारी भएको छ, त्यसमा नेपालका केही भूभागहरू पनि मिचेको अथवा आफ्नोमा पारेको भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। यस विषयमा कहीँ पनि कुनै किसिमको चर्चा, खास गरी यहाँ जुन अब काठमाडौँ जुन नेपाल केन्द्र जुन छ, चर्चा अथवा इसको विरोध देखिएको छैन। देखिए, इसको क्या है कि उसी वक्त जब भारत में सम्राट अशोककालीन सांस्कृतिक नक्शा भारतीय संसद के गैलरी में सजाई गई थी, तो उसका चर्चा कुछ उग्र राष्ट्रवादी लोग नेपाल के सड़क पर किए थे। उनका वोट बैंक का आधार वही होता है, भारत का विरोध करना। तो कुछ उग्र राष्ट्रवादी लोग कुछ अपने चेयर के पीछे वो नक्शा लगा लिए थे, और उग्र राष्ट्रवादी लोग यहाँ पर विरोध किए थे। तो वह विषय समाप्त हो गई, चूंकि सांस्कृतिक नक्शा था, वह सम्राट अशोककालीन सांस्कृतिक नक्शा था, है और रहेगा भी। उस नक्शा को कोई नकार नहीं सकता है। वह नक्शा अखंड भारत की नक्शा है, वह नक्शा अखंड समय तक रहेगी, और वह नक्शा सम्राट अशोककालीन नक्शा, किसी का बनाया हुआ आज का नक्शा नहीं है। एक बात। अब रही बात कि उस समय में तो विरोध किया गया, तो मैं बारंबार यह कहता हूँ कि यह राजधानी जो आप देखते हैं ना, काठमांडू राजधानी, इस राजधानी का स्थान ही गलत जगह पर है। यह राजधानी किसी खास वर्ग समुदाय के बीचों बीच है। कई बार मैंने कहा है विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पर, विभिन्न जगह पर, कि नेपाल के बीचों बीच नारायण घाट और नवलपरासी के ओर नेपाल का संघीय राजधानी जाना चाहिए। यह राजधानी गलत है। यह राजधानी प्रो चाइनीज लोगों से भरा हुआ, एक तरह से नस्लीय सोच रखने वालों के घिरावा और बंधन से घिरा हुआ यह स्थल है। इस जगह पर गलत सलत का विरोध हमेशा करने के लिए लोग आगे आते हैं, और नेपाल का भूमि अतिक्रमित हुआ है, और चाइना ने अपने नक्शा में नेपाल का भूमि दिखाया है। और आपने सही कहा है, काठमांडू के सड़कों पर चूंकि इसका विरोध नहीं हो रहा है, तो यह दुर्भाग्य है ना, यह दुर्भाग्य है ना। यह भूमि, यह काठमांडू की जो भूमि है ना, यह काठमांडू की भूमि का अधिकांश भूभाग चाइनीज दाना पानी से सिंचित भूमि है। नहीं तो मान लीजिए हमारा भूमि कोई दुनिया का राष्ट्र अतिक्रमित करे, साहब, कोई भी राष्ट्र अतिक्रमित करे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो जो अतिक्रमित नहीं करता है उसके विरोध में उग्र राष्ट्रीयता दिखाने के लिए हम आगे आ जाते हैं, और जो स्पष्ट तौर तरीके से अतिक्रमित करता है और नक्शा में भी दिखाता है कि आगे के अतिक्रमण के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त रहे, जैसे माउंट एवरेस्ट को एक तरफ से अतिक्रमित कर लिया, रुई गांव से लेकर बहुत सारे गांव को मिला ही लिया, केरुंग, तिब्बत के केरुंग के क्षेत्र में अभी हुमला, रसुआ या सिंधुपाल चौक क्षेत्र का बहुत सारा हमारा नेपाल का भूमि, सैकड़ों हेक्टर भूमि को मिला, अभी नक्शा में दिखा दिया, और बहुत सारा भूमि मिला लिया। फिर भी विरोध के लिए यहाँ की जनता नहीं निकल पाती है। तो यह कहना कहाँ से अतिशुक्ति होगा कि काठमांडू की धरती का अधिकांश भूभाग चाइनीज दाना पानी से सिंचित नहीं तो और क्या है, और क्या? इसलिए इस भूमि को ही बदल देना। इस राजधानी को हम बार बार कहते हैं कि राजधानी एक नस्लीय क्षेत्र में है, खास करके मधेश, नेपाल का मधेसी समुदाय जब इस भूमि में प्रवेश करता है ना, तो उसका मनोबल गिर जाता है। 12-14 जिला जो आप चारों तरफ देखते हैं, उपत्यका जिसको कहते हैं आप, तो ये वैली जो है, इस वैली के चारों तरफ एक खास वर्ग समुदाय का बोलबाला है, और इस भूमि पर भी। तो इस भूमि को न्यूट्रल स्थान पर ले चलो। हमने बार बार कहा है
कि कलकत्ता से जब राजधानी दिल्ली जा सकती है, अंग्रेज के द्वारा कलकत्ता राजधानी रखा गया था, फिर दिल्ली राजधानी गया, तो नेपाल का सब कुछ जब परिवर्तित हो गया इस भूमि पर, तो लोकतंत्र आ गई, गणतंत्र आ गया, समय बदल गया, राणा शासन चला गया, राजतंत्र समाप्त हो गया, गणतंत्र तक की यात्रा हो गई, तो राजधानी का भूमि परिवर्तन क्यों नहीं हो साहब? यह क्यों पुराना रहे? राजधानी काठमांडू परिवर्तित होना चाहिए। मैं तो पार्टी का भी कई बैठक में यह विषय उठा चुका हूं कि काठमांडू राजधानी परिवर्तित करके नेपाल के बीचों बीच, जहां जिस भूमि पर कैलाली कंचनपुर के लोगों को भी नजदीक पड़े, झापा और मोरंग के लोगों को भी नजदीक पड़े, मोहतरी और धनुषा के लोगों को भी नजदीक पड़े, और काठमांडू और ललितपुर के लोगों को भी नजदीक पड़े, वह भूमि है चित्तौन, नारायण घाट और नवलपरासी वाली भूमि, बीचों बीच नारायणी नदी के आर पार, वहां पहले ले चले, ताकि एक नई भूमि होगी, नया ऊर्जा होगा। और यह भूमि ही कहे ना, इस भूमि का, इस ऊर्जा को कहाँ जाके डाइवर्ट कर दिया गया है कि सच्चाई के लिए लोग आगे नहीं आ पाते हैं, आते ही नहीं हैं। और इस तरह से विदेशी संघ संस्था, एनजीओ, आईएनजीओ, कई सारा ऐसा रणनीतिक राष्ट्र के कुचक्र में यहाँ के लोग फंस चुके हैं कि सच्चाई के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। तो जहाँ सड़क सूनी हो जाएगी, जहाँ सड़क सूनी हो जाएगी, वहाँ का सदन निरंकुश नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ का सरकार निरंकुश नहीं होगा तो क्या होगा? जहाँ की सड़क सूनी हो जाएगी, वहाँ पर दिन दहाड़े महेंद्र यादव जैसे लोगों को कल आपने देखा है कि दिन दहाड़े खुखरी प्रहार किया गया। क्या वो खुखरी प्रहार मामूली है? वह खुखरी प्रहार, कल का मैं विषय से थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ, मैं कल गया था वहाँ पर उनका हाल खबर लेने ट्रामा सेंटर में, मैंने काफ़ी नेताओं को वहाँ देखा। तो क्या वह खुखरी प्रहार सिर्फ महेंद्र यादव पर था? वह खुखरी प्रहार लोकतंत्र पर है, वह खुखरी प्रहार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हुआ है, वह खुखरी प्रहार मधेश पर भी हुआ है साहब, मधेश पर भी हुआ है। तो यह भूमि ही ऐसी अराजक भूमि बन गई है जहाँ पर सच्चाई के लिए आगे आने का लोगों के भीतर वैसा ऊर्जा ही समाप्त हो गया जैसा लगता है। भूमि अतिक्रमित हो रही है, विदेशी राजदूत हमारे विषय में कुछ बोल रहे हैं और हम इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह मानसिक गुलामी है साहब, मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी में कोई जिएगा क्या? हम चाइना के गुलाम हैं? तो यह मानसिक, किसी का भी गुलामी नहीं करना चाहिए हमें। यह सार्वभौम सत्ता राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र है। हमें अपनी अखंडता, हमें अपनी सार्वभौम सत्ता संपन्नता पर कायम रहते हुए अपने स्वाभिमान का रक्षा करना चाहिए और अपने चाल चरित्र चेहरा को ऊंचा करते हुए स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस मीडिया हाउस का उत्तरोत्तर प्रगति का मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हिन्दी भाषा अभियानी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रमन पाण्डे।